हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे हमारा अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ क्लास 12। हमने अब तक कर लिए थे लास्ट प्रोप्राइटरी रेशो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे के रेशियोज पढ़ेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेशियोज के नाम में ही लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ों का यूज़ होगा, जैसे कि इसमें होगा टोटल एसेट्स और डेट का। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट पहले क्या आता है, टोटल एसेट आता है, तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, टोटल एसेट लिखेंगे। बाद में क्या आता है, डेट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। जो बाद में चीज़ आती है वो है डेट। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, डेट। डेट को क्या कहते हैं हम, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया, ये रहा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। रेशो मेजर्स द एक्सटेंट of the coverage of long term debts by assets। सिंपल है, सिर्फ ये क्या बताता है हमें कि कितने डेट्स हैं और कितने टोटल एसेट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 से ज़्यादा आया रेशो तो टोटल एसेट्स डेट से ज़्यादा है। ठीक है, टोटल एसेट्स डेट से ज़्यादा है। देखते हैं, टेकिंग द डेटा ऑफ इलस्ट्रेशन 8 द रेशो विल बी वर्कड आउट एज फॉलोज। इलस्ट्रेशन 8 में देखते हैं हम, मैं थोड़ा कलर इसमें ब्लैक ले लेता हूँ, डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। देखो, लॉन्ग टर्म डेट चाहिए हमें। लॉन्ग टर्म डेट हमें कितना दे रखा है, इलस्ट्रेशन 8 ही है नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट कितना दे रखा है, 1,50,000। और टोटल एसेट कितना दे रखा है, 14 लाख। सो 14 लाख ऑन 1,50,000 क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट रेशो। ठीक है, ये हमारा आएगा 9.33/1, यानी 9.33 हुआ। ठीक है, क्या हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी निकाल लेते हैं जब सारे क्वेश्चन किए हैं तो। देखो, यहाँ पे डेट कितना था, 4,40,40,000 और 60,000, कितना हुआ, 5 लाख। सो लॉन्ग टर्म डेट हमारा किस में आता है, पहली बात डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आता है, टोटल एसेट्स, क्योंकि रेशो का क्या नाम है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ठीक है, टोटल एसेट्स कितना है, सिंपल है, 25 लाख दे रखा है, ये रहा 25 लाख। क्या आया, ये आ गया 5/1। 5/1 आ गया ना, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 वहाँ पे आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The higher ratio indicates that the assets have mainly financed by the owner's fund and the long-term loans is adequately covered by the assets. It is better to take the net assets instead of total assets for computing this ratio also. क्या कह रहा है ये, कि इट इज समटाइम्स बेटर टू टेक नेट एसेट्स, यानी कि अगर आप टोटल एसेट्स की जगह आप नेट एसेट्स लो। नेट एसेट्स का मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला रहता है, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसके फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या था लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये था नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये था कैपिटल एम्प्लॉयड। It is observed that in that case the ratio is reciprocal of the debt to capital employed ratio। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, देखो, पहली बात तो ये बोल रहा है कि हम जो टोटल एसेट लेते हैं ना, उसकी जगह कभी कभार हम नेट टोटल एसेट्स भी ले सकते हैं। नेट टोटल एसेट्स, सॉरी, नेट टोटल एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स ले सकते हैं। अब टोटल एसेट्स और नेट एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है सर, टोटल एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं, करंट एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट, सॉरी, नेट करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, जबकि नेट एसेट्स में क्या आता है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। डिफरेंस क्या है, नेट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर हम अगर हम टोटल एसेट्स की जगह नेट एसेट्स लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नेट एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। नेट एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। पहले क्या था फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था इस रेशियो के लिए टोटल डेट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अगर हम टोटल एसेट्स को
रिप्लेस कर देते हैं नेट असेट्स से, तो नेट असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? नेट एसेट्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों एक ही चीज़ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसा फॉर्मूला आपने एक बार पहले भी देखा है। कहाँ सर? एक मैंने आपको अभी पढ़ाया था पिछली क्लास में, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया था। नाम से क्या पता चल रहा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? डेट आ रहा है, तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म डेट। फिर क्या आ रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये क्या है? आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, और सेकंड वाले में क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल दो ये ज़्यादा काम की बात नहीं है, बट आई एक्सप्लेन इट। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आते हैं। From the following information, calculate debt equity ratio, total assets to debt ratio, proprietary ratio and debt to capital employed ratio। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट और इक्विटी रेशो का। अब डेट डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, और इक्विटी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है 1,50,000 की। ये हमारी क्या हो जाएंगी? डेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई डेट नहीं सर। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा आपका, यानी इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग। अच्छा, फर्स्ट वाले रेशो के लिए ये दोनों काफ़ी हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये दोनों कितना हो गया? 5 लाख हो गया टोटल। देख लो, अब निकालेंगे ये आएगा 0.3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये आ गया 0.3 हमारा आंसर डेट इक्विटी रेशो का सही। ठीक है, फिर कौन सा बोल रखा है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। डेट हमने निकाल रखा है 1,50,000, टोटल एसेट्स हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशो है, यानी टोटल एसेट सबसे पहले आएगा 7 लाख। मैं लिख लेता हूँ, टोटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेट 7 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, कितना आया? ये आ गया हमारा 4.67। चेक कर लेते हैं, ये आ गया 4.67 करेक्ट। ठीक है, उसके बाद बोलता है प्रोप्राइटरी रेशो। उसके बाद क्या बोलता है? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला था? प्रोप्राइटरी रेशो, क्या फॉर्मूला था प्रोप्राइटरी रेशो का? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, और नीचे क्या आता है? टोटल एसेट्स आता है। टोटल एसेट्स भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, शेयर होल्डर्स फंड भी हमारे पास पड़ा है। टोटल एसेट्स कितना हो गया? शेयर होल्डर्स फंड ये हमारा था 5 लाख अपॉन 7 लाख इक्वल्स टू कितना आया? ये आया 0.714। देख लेते हैं एक बार, ये आ गया 0.71। ठीक है, आओ नेक्स्ट निकालते हैं। लास्ट है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट हमारा निकाल रखा है 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी कि टोटल कितना हो गया? 7 लाख। इसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़, कितने की है? 50,000 की, यानी कितना हो गया? 7 लाख माइनस 50,000 विच इज़ 1.5 lakhs डिवाइडेड बाय 6.5 lakhs। ठीक है, निकाल लेते हैं, ये आ गया 0.23। चेक कर लेते हैं ये भी, ये लो 0.23। ठीक है,
चलो, यहाँ हमारा इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन 10, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 0.5:1, 0.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है, डेट इक्विटी रेशो है 0.5:1, यानी कि नॉर्मली हम कह सकते हैं क्या 0.5 है। ठीक है, 0.5 है डेट इक्विटी रेशो। नाउ डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या था, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और ये 0.5 है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर शेयर होल्डर्स फंड 1 है तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा, 0.5 होगा। ठीक है, 0.5 होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके कर ले। देखो, मान लो डेट है 100 रुपीज़ का और शेयर होल्डर्स फंड है 200 रुपीज़ का। ठीक है, 100/200 कितना हुआ, 0.5। और हम सिंप्लीफाई मैनर में क्या कह सकते हैं कि 0.5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0.5 का ये मतलब हुआ कि जितना शेयर होल्डर्स फंड है उसका आधा डेट है, या फिर अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में डालें, जितना हमारा डेट है उसका डबल क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, चलो, पहली चीज क्या बोल रहा है ये, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसमें क्या एंट्री होगी, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स इशू करे। अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो उससे कंपनी के पास क्या होगा, कंपनी के पास कैश आएगा। और क्या होगा कंपनी के पास, कंपनी का जो शेयर होल्डर्स फंड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड है वो बढ़ जाएगा। अब देखो, मान लो कंपनी ने 50 करोड़ के, यानी पहले जो था यहीं पे मैं इसके सामने कर लेता हूँ। मान लो पहले जो था वो था 100 करोड़ का डेट और 200 करोड़ का शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, कंपनी ने अभी क्या किया, कंपनी ने 50 करोड़ का ऐड किया शेयर होल्डर्स फंड। कैसे ऐड किया, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स अपने इशू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 रह जाएगा, डेट तो बढ़ेगा नहीं पर शेयर होल्डर्स फंड तो बढ़ जाएगा 50 से। ठीक है, 50 से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 100/250 हो गया। और ये क्या आएगा, 0.4। पहले आ रहा था 0.5 और अब आ रहा है 0.4, तो क्या रेशो इंप्रूव हुआ है या रिड्यूस हुआ है, ये हुआ है रिड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट इज क्लियर दैट द फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीजेस द डेट इक्विटी रेशो। रिड्यूस मतलब कम होना, यानी कि डिक्रीज कर रहा है वो। ठीक है, चलो, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पे आते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, चलो देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यानी कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स हो गए कम। नाउ कैश क्या लॉन्ग टर्म डेट में आता है, नहीं। कैश क्या शेयर होल्डर्स फंड में आता है, नहीं। और डेटर्स, डेटर्स क्या है, डेटर्स हमारा करंट एसेट है, क्या वो लॉन्ग टर्म डेट में आता है, नहीं। क्या वो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, नहीं। सो क्या ये इस रेशो को लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड को इम्पैक्ट करेगा, नहीं। ठीक है, हेंस द डेट इक्विटी रेशो विल रिमेन अनचेंज्ड, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, देखो मेरे पास गुड्स पड़ा है, या मैं पॉइंट नंबर 3 डाल देता हूँ। गुड्स क्या है मेरा, गुड्स मेरा करंट एसेट होता है, गुड्स मेरा क्या होता है, करंट एसेट होता है। ठीक है, क्या करंट एसेट लॉन्ग टर्म डेट पे कोई फर्क डालेगा, नहीं। ठीक है, और एंट्री दूसरी साथ में क्या होगा, कैश होगा, क्यों, कैश में बेचा है, क्या कैश मेरा लॉन्ग टर्म डेट पे डालेगा फर्क, नहीं। क्या गुड्स मेरा शेयर होल्डर्स फंड पे फर्क डालेगा, नहीं। क्या कैश मेरा शेयर होल्डर्स फंड पे फर्क डालेगा, नहीं। तो क्या ये कुछ फर्क करेगा इस रेशो पे, नहीं। ये देखो, द रेशो अनचेंज एट द सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस नीदर अफेक्ट डेट नॉर इक्विटी, ना डेट को अफेक्ट करेगा ना इक्विटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन को क्या कहते हैं हम, रिडेम्पशन यानी कि आपने, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखो
मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर, ठीक है, कंपनी के पास। मैं कौन हूँ? मैं कंपनी हूँ, ठीक है। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर करके, ठीक है। डिबेंचर क्या होता है? मान लो एक डिबेंचर है 500 रुपीज़ का, ठीक है, 500 रुपीज़ का। और डिबेंचर का कितना रेट है? डिबेंचर का रेट है 10%, ठीक है। मैंने पब्लिक में डिबेंचर्स इशू किए, मैंने पब्लिक में डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है। मैंने मिस्टर एक्स को कितना? एक डिबेंचर दिया, ठीक है। कितने में दिया? क्या है प्राइस डिबेंचर की? 500। तो मिस्टर एक्स मुझे क्या करेगा? कंपनी को क्या देगा? गिव 500। यानी कंपनी को 500 रुपये मिल गया और कंपनी मिस्टर एक्स को क्या दे रही है? डिबेंचर दे रही है, ठीक है। अब डिबेंचर पे रेट कितनी है? 10% रेट है, ठीक है। तो कंपनी हर साल क्या करेगी? कंपनी इस 500 पे 10% यानी कि कितना हुआ? 50 किसको देगी? मिस्टर एक्स को देगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिडेम्पशन? रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि कंपनी क्या कर रही है? कंपनी मिस्टर एक्स को 500 रुपीज दे रही है, ठीक है, गिविंग 500 बैक। मिस्टर एक्स को क्या कर रही है? 500 रुपीज दे रही है, ठीक है। और मिस्टर एक्स से ले क्या रही है? मिस्टर एक्स से वो डिबेंचर सर्टिफिकेट ले रही है, यानी कि डिबेंचर जो उसने दिया था, कंपनी ने दिया था, वो मिस्टर एक्स से ले रही है। सो ये प्रोसेस, जब कंपनी अब मिस्टर एक्स के, यानी कि मान लो मिस्टर एक्स की जगह जो डिबेंचर होल्डर्स में बोल दूं, जो डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं, उनको डिबेंचर के वैल्यू के पैसा दे रही है और उनसे डिबेंचर्स वापस परचेज कर रही है, उसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन। रिडीम कर रही है डिबेंचर, पैसे वापस ले रही है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे वापस आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने कहा रिडेम्पशन क्या होता है? रिडेम्पशन में क्या होता है कि आप डिबेंचर्स वापस ले लेते हो और आप क्या देते हो? पैसे देते हो, ठीक है। सो डिबेंचर्स आपकी क्या होती है? डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। एज इफ वी कैन से कि मैंने डिबेंचर्स इशू करके क्या किए? पब्लिक से पैसा बोरो किया है। ऑल्दो मुझे पब्लिक को पैसा देना ही है, मैंने पब्लिक से पैसा बोरो किया, बट कैसे फॉर्म में? लॉन्ग टर्म फॉर्म में बोरो किया, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दिखा रही होगी जब मेरे लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर्स मैंने इशू कर रखे हैं, ठीक है। अगर मैं उसे रिडीम करता हूँ तो क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी? हाँ सर, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या लॉन्ग टर्म डेट मेरा डेबिट में आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 100 का, 100 करोड़ का, या रादर वी कैन से 10 करोड़ ओनली, ठीक है। मैंने 10 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट यानी कि डिबेंचर्स पे ऑफ कर दिया। मैं और क्या कर रहा हूँ? मैं डिबेंचर होल्डर्स को कैश दे रहा हूँ। कितने का? 10 करोड़ का कैश या बैंक दे रहा हूँ, ठीक है। कितने का? 10 करोड़ का दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, क्या कैश और बैंक लॉन्ग टर्म डेट को अफेक्ट करेगा? नहीं। क्या कैश और बैंक शेयर होल्डर्स फंड को इफेक्ट करेगा? नहीं। बट क्या लॉन्ग टर्म डेट जो मैंने पे कर दिया वो लॉन्ग टर्म डेट को इफेक्ट करेगा? करेगा ना सर, क्या बात कर रहे हो? पर कैसे करेगा? ये तो कम हो गया ना, कम हो गया। सो अगर हम 100/200 का ही फॉर्मूला लेके चले कि लॉन्ग टर्म डेट हमारा और शेयर होल्डर्स फंड हमारा 100 और 200 था और पहले आ रहा था 0.5, ठीक है। उसमें से मैंने लॉन्ग टर्म डेट कितना पे कर दिया? 10 पे कर दिया। तो अब लॉन्ग टर्म डेट कितना बचा? 90। और हमारा डिनोमिनेटर कितना बचा? 200। सो हमारा कितना आया? 90 डिवाइडेड बाय 200। और ये कितना हो गया? 0.45। यानी कि क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। ये क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। ये देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स विल डिक्रीज द डेट इक्विटी रेशो, यानी कि डेट इक्विटी रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ओके। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये देखो कौन सा है पॉइंट? फिफ्थ, हाँ। मैंने किया परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मान लो मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे लिया, ठीक है। क्या मिस्टर एक्स मेरा लॉन्ग टर्म डेट है? नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म डेट थोड़ा ना। मिस्टर एक्स तो मेरा क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ, यानी कि करंट लाइबिलिटी हुआ।
क्या करंट लाइबिलिटी का यहाँ पे कुछ काम है? नहीं। क्या शेयर होल्डर्स फंड इफेक्ट कर रहा है इससे? नहीं। ठीक है, अब आते हैं परचेज पे। परचेज एक तरीके से क्या किया मैंने, गुड्स किया है ना। क्या गुड्स मेरा लॉन्ग टर्म डेट बढ़ा रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म डेट पे तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्या गुड्स मेरा शेयर होल्डर्स फंड अफेक्ट कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो मेरा परचेज भी लॉन्ग कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, और मेरा जो क्रेडिटर है वो भी कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर कोई कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा तो हमारा रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। This will also leave the ratio unchanged as purchase of goods on credit neither affect debt or nor equity। ठीक है, neither affect debt nor equity। यह हमारा इलेस्ट्रेशन 10 भी होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेशो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।